हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंजित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। सबसे पहला बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल से संबंधित टॉपिक को। फंडामेंटल में आपको पढ़ना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कितने भागों में कार्य करता है, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीजों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ से किसी भी कंपटीशन में जब कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इस लैंग्वेज से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक लैंग्वेज के बारे में, कोबोल के बारे में, फोर्ट्रान लैंग्वेज के बारे में। तो इन सभी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। इसके अलावा है कंपाइलर और असेंबलर, ये क्या है, इस विषय पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज कंप्यूटर से संबंधित। तो कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच वर्क्स ऑन 3 स्टेप, जो 3 स्टेप पे काम करता है। आपको पता होगा कंप्यूटर या दुनिया की कोई भी मशीन वो 3 स्टेप पे काम करती है। पहले इनपुट होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब होता है जब भी हम कंप्यूटर में कोई डाटा अंदर डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, जब उस पर कोई कार्य करता है उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे कंप्यूटर रिजल्ट के तौर पे बाहर कोई रिजल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं। इट इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक डिवाइस है, पूर्णतः स्वचालित डिवाइस होता है विच स्टोर डेटा, जो डेटा को स्टोर करता है एंड प्रोसेस द डेटा, देन आफ्टर गिव आउट रिजल्ट, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। मतलब कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करता है, इस इवेंट को हम लोग इनपुट कहते हैं। इसके बाद स्टोर किए हुए डेटा को वो प्रोसेस करता है, मतलब उस पर कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग करना, और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, उसे हम आउटपुट कहेंगे। आफ्टर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द वर्ड कंप्यूटर हैज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑफ कंप्यूट। यदि कंप्यूटर शब्द जो है ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। पहले इसको ग्रीक लैंग्वेज में कंप्यूट कहा जाता था। कंप्यूट दैट मीन्स होता है कैलकुलेट, यानी गणना करना। हर चीजों का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहता है। जैसे हम बात करते हैं पटना की, तो पटना को पहले हम लोग पाटलिपुत्र कहते थे। पाटलिपुत्र से पहले इसका नाम अजीमाबाद था, इससे पहले इसका पुराना नाम कुसुमपुर था, इसके पहले इसका पुराना नाम पुष्पपुर था। हर समय नाम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहता है। जैसे आज के तौर पर हम लोग कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर छोड़िए, आजकल हम लोग पीसी कहते हैं। पीसी अभी आजकल समय में, आजकल हम लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो लैपटॉप छोड़िए, आजकल तो हम लोग लैपी, दिस इज माई लैपी, यू डोंट नो। ऐसे अंग्रेजी में आजकल के जो नए एरा के जो स्टूडेंट्स हैं, नए एरा के जो अभ्यर्थी है, वो इस ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग शब्द बनते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी नाम बदलते रहता है। वैसे ही कंप्यूटर का पुराना नाम क्या है, कंप्यूट, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर मीन्स होता है कैलकुलेट, यानी गणना करना, और ये किस भाषा से आया है, तो ग्रीक भाषा से आया है। इसी ग्रीक भाषा में कंप्यूट कहा जाता था। आफ्टर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज मिस्टर चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पितामह किसे कहेंगे, तो चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। ये चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों हुए? हालांकि कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर बना था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये हम आगे चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन से संबंधित टॉपिक। लेकिन पहले सामान्य तौर पर हम लोग समझ लेते हैं कि जो पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो था इनायत। अब वो इनायत कंप्यूटर साइज में इतना बड़ा था कि आपका 2 तल मकान और 4 कमरे के बराबर 2 तल मकान के साइज, मतलब आप कह सकते हो कि 20 फीट उसकी हाइट थी और उसका 400 स्क्वायर फीट वर्ग मीटर में था। तो इतने बड़े साइज में एक कंप्यूटर आता था। उसको चलाने के लिए सैकड़ों मजदूर काम करते थे, उसे ऑन करने में महीनों लगते थे और बंद करने में महीनों लगते थे, और उसमें बिजली की खपत इतनी अधिक होती थी जितनी कि एक गांव में बिजली जितनी लगती है उतनी बिजली एक कंप्यूटर को चलाने में लगता था। और जब चार्ल्स बेबेज आए तो इन्होंने इस चीजों को परखा और इन्होंने 2 इंजन दिए। एक का नाम था एनालिटिक इंजन और दूसरा का नाम था डिफरेंस इंजन। ये एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन की वजह से हम लोगों ने जो एक गियर सिस्टम आया, और इसके अलावा बिजली की खपत को कम करने की जो है कैपेसिटर आया, और उसके वजह से हम लोगों ने ट्रांजिस्टर खोज लिया, और इसी मशीन को देखा देखी जो है हम लोगों ने आईसी का आविष्कार कर लिया। आईसी के बाद हम लोगों ने प्रोसेसर का डेवलपमेंट कर लिया। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो था
चार्ल्स बेबेज का था, 2 इंजन देखे, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला पॉइंट है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके स्क्रीन पर सीपीयू का ये दिख रहा होगा, आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो उसमें सीपीयू होता है और सीपीयू एक रिसीवर का काम करता है, डेटा रिसीविंग का काम करता है और डेटा को प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुटिंग का भी काम करता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहेंगे, सीपीयू को कहेंगे। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर ऑल इसके बाद बात करते हैं मेनली कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 स्टेप। सामान्य तौर पे आप हमने समझा कंप्यूटर 3 स्टेप पे काम करता है। पहला होता है इनपुट। अब इनपुट क्या आता है, व्हेनेवर यूजर एंटर्स डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम और एनी डिवाइस, जब भी उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी डिवाइस पे डेटा को एंटर करता है, तो दैट डेटा इज कॉल्ड इनपुट। उस डेटा को ही इनपुट कहते हैं। एंड दैट डिवाइस व्हिच आर यूजिंग फॉर एंटरिंग डेटा, और वो डिवाइस जिसका प्रयोग हम लोग डेटा एंटरिंग के लिए करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, ऐसे करके कई ऐसे डिवाइस होंगे जिसकी मदद से हम किसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। अब सामान्य तौर पे मैं ये जो डेटा बोल रहा हूँ, ये डेटा क्या है, data is a collection of alphabet, symbol and numerical graphics. मतलब whatever we are inputting in computer system or outputting from computer system is called data. कंप्यूटर में कोई भी सूचनाएं हम डालते हैं या कंप्यूटर में कोई भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उसे डाटा कहते हैं। दुनिया के हर एक चीज डेटा है। जैसे हमारे क्लास में उपस्थित जितने भी छात्र हैं, हमने बोला कि छात्रों की संख्या कितना है, तो ये क्लास का डाटा हो गया। मैंने बोला कितने छात्र ऐसे हैं जो कमीज में आए हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो शर्ट में आए हैं, तो ये भी तो छात्रों की डाटा हो गया। मतलब जो भी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं उसे डेटा कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, दूसरा मेरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है प्रोसेस क्या है। व्हेनेवर यूजर एंटर इट्स डेटा, जब भी उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा को एंटर करता है, देन दैट टाइम कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट वर्क, उस समय कंप्यूटर एक काम करना शुरू कर देता है। दैट वर्क इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा डालते हैं और डेटा डालने के बाद जब कंप्यूटर एक काम शुरू कर देता है, उसी काम को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि 4 + 5 कितना होगा, तो आप सोचने लगे 4 + 5 कितना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आप कैलकुलेट कर रहे। तो ये जो टास्क आपके माइंड में चल रहा है, उसी टास्क को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। हमने गाँव में आटा चक्की मशीन देखा, तो आटा चक्की मशीन में गेहूं डालने की प्रक्रिया इनपुट होती है। अब जहां वो पिसाई करता है उसको कहते हैं प्रोसेस, और जैसे ही वो रिजल्ट बाहर निकलता है आटा के तौर पे, उसको कहते हैं आउटपुट। ये सामान्य भाषा में आपने समझ लिया। वैसे ही कंप्यूटर जो काम करता है, जैसे हमने कंप्यूटर से पूछा कि 2 + 4 कितना होता है, तो कंप्यूटर को ये एबीसीडी नहीं आता है, कंप्यूटर को 1 2 3 नहीं आता है, कंप्यूटर को कभी गिनती पारा आता ही नहीं है, कंप्यूटर कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही बात आती है, मशीनी लैंग्वेज, और वो मशीनी लैंग्वेज में आपके डेटा को वो प्रोसेस करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में डाला 2, तो कंप्यूटर के अंदर जब जाता है तो वो मशीनी लैंग्वेज दैट मींस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और 2 को वहां पे 1 0 10 समझा जाता है उसके प्रोसेसर के पास। इसके बाद जब प्लस प्रेस करते हैं और 4 प्रेस करते हैं, तो 4 वहां पे 100 हो जाता है, यानी 100 हो जाता है। आप सोच रहे कि मैंने 2 जोड़ 4 टाइप किया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर का इंटरनल जो डेटा पहुंचा, वहां पे पहुंचा 10 + 100, और वहां उसको कैलकुलेट करता है। जब जोड़ता है तो वहां प्रोसेसर के पास आंसर आता है 110, और जब आप स्क्रीन पे डिमांड करते हैं तो उसको वो प्रोसेसिंग की हुई डेटा को वो ट्रांसफर करता है डेसिमल वैल्यू में, और तब स्क्रीन पर आपको दिखाता है 6। तब जाके आपको दिखता है कि मैंने 2 जोड़ 4 दबाया और आंसर आया 6। हालांकि इंटरनल प्रोसेसिंग वो मशीन लैंग्वेज में काम करता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। अगली पॉइंट है दैट डिवाइस इज कॉल्ड प्रोसेस। जिस डिवाइस से वो प्रोसेसिंग करता है उस डिवाइस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, और कंप्यूटर का एकमात्र प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, वो होता है सीपीयू। इसी को तो कहते हैं ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, मेरा शरीर, अब मेरे शरीर में हम किसी डेटा को, जैसे मुझे भूख लगी है तो मुंह से खाना खाएंगे तब भी भूख मेरी मिट सकती है, या मैं इंजेक्शन ले लूं तब भी मेरी भूख मिट सकती है ना। यानी कई तरीके होते हैं अपने भूख को मिटाने के लिए। लेकिन अगर सोचने की बात करें तो क्या हम केहूनी एल्बो से सोच सकते हैं? क्या हम नाक से सोच सकते हैं? सोचना होगा तो सिर्फ और सिर्फ किससे सोचेंगे? दिमाग से सोचेंगे। वैसे कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोसेसिंग की काम होगी
तो वो सर्व किससे होता है? सीपीयू से कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहेंगे? सीपीयू को कहेंगे। और सीधी बात, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी भी परिस्थिति में ऐसे फुल फॉर्म को आपको बोलना नहीं होता है। अगली पॉइंट होती है आउटपुट क्या है। आउटपुट का मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा द कंप्यूटर सिस्टम गिव आउट द रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है उस रिजल्ट को ही क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। एंड दैट डिवाइस विच आर यूजिंग फॉर आउटपुटिंग, और वो डिवाइस जिसका प्रयोग हम आउटपुटिंग के लिए करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सच एज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वहां से रिजल्ट को सिर्फ प्रिंट कर पाते हैं। अगर उसमें स्कैनर है तो वो स्कैनर इनपुटिंग का काम करता है। प्रिंटर इज अनदर थिंग्स एंड स्कैनर इज अनदर थिंग्स। आजकल कई कंप्यूटर ऑल इन वन करके आता है, कई प्रिंटर ऑल इन वन आता है, स्कैनिंग का भी काम कर रहा है, प्रिंटिंग का भी काम कर रहा है। तो वैसे प्रिंटर इनपुट आउटपुट बोथ का काम करेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का कार्य ही करेगा एक टाइम। अब जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो उस समय स्कैनिंग नहीं होगा, जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो उस समय प्रिंटिंग नहीं होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है अगर सिर्फ प्रिंटर की बात करें तो वो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। दूसरी बात, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? बड़े बड़े फ्लैक्स होर्डिंग को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर मशीन का यूज किया जाता है। इस तरीके से स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जिसे हम साउंड्स के माध्यम से रिजल्ट को सुन सकते हैं। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से आउटपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसी की चर्चा हम लोग करते हैं आगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हिंदी में कठोरांग कहते हैं, हालांकि हिंदी का कोई रोल नहीं है। कंप्यूटर जब आप सीखते हैं तो हिंदी में सीखें तो ये मुश्किल हो सकती है आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के वर्ड होते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलना उचित होता है। जैसे माउस को हिंदी में चूहिया कहते हैं, तो कहाँ हम लोग चूहिया कहते हैं? माउस को माउस कहते हैं। अगर कीबोर्ड को हम लोग कुंजी पटल कहते हैं, कहाँ हम किसी से कुंजी पटल कहते हैं? कीबोर्ड को कीबोर्ड ही कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, कहाँ हम किसी से बातचीत में संगणक कहते हैं? हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहते हैं। तो कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी रूपांतरण करने पे हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे और सामने वाले को समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर अंग्रेजी तो अंग्रेजी सीखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, समझने के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग जरूर करें। यदि आप हिंदी समझते हैं तो हमारे इस क्लास के साथ आप चल रहे हैं तो आपको लैंग्वेज के माध्यम से हर एक वर्ड को डिटेल्स में समझाया जा रहा है। अब इसमें हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ये दो बात आप जानते हैं मेन कॉम्पोनेंट्स है। हार्डवेयर ऑल फिजिकली टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और एनी डिवाइस, यानी कंप्यूटर का हो या कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस का, वह सभी छूने योग्य पार्ट्स, टचेबल पार्ट्स विच यूजर कैन टच कैन जस्ट फील, जिसे उपयोगकर्ता छू सकता है, देख सकता है और उसे महसूस कर सकता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि माउस क्या है? हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। पेन क्या है? हार्डवेयर है। आपके सामने कॉपी रखी हुई है, कॉपी क्या है? हार्डवेयर है। आपके सामने फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, बेंच, सब क्या है? हार्डवेयर है। मतलब वो दुनिया की सारी वस्तुएं जिसे आप छूते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर क्या है, यानी दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस का या किसी सिस्टम का, दैट पार्ट विच यूजर कैन नॉट टच, जिसे हम नहीं छू सकते हैं, they only can see and just feel, केवल आप उसे देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, that part is called software, उस पार्ट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपके सामने स्क्रीन पे ये कुछ पेजेस दिखाई दे रहे हैं, मैं इस पेज को चाहूँ कि बाहर निकालूं तो निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से नहीं निकाल सकते। वी कांट टच, हम इसे नहीं छू सकते हैं। दिस इज द सॉफ्ट कॉपी। वैसे कंप्यूटर में कोई गेम आप चला रहे, अब आप बाइक चलाने वाली गेम खोलिए, आप सोचिए कि बाइक को मैं बाहर निकालूं मोबाइल से, क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी उस पार्ट को आप नहीं छू सकते, हम महसूस कर सकते हैं। आजकल देखेंगे बच्चे जब गेम खेलते हैं तो वो गेम में इतने मग्न हो जाते हैं कि लगता है कि बाइक वही राइड कर रहे हैं और वो अपने बॉडी को इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि सच में बाइक चला रहा है। तो वो फील कराता है सॉफ्टवेयर, महसूस कराता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यदि किसी भी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आप मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे कॉम्बिनेशन है चैट करने का या फिर कॉल करने का, इसे कई ऐसे स्टेटमेंट, कई ऐसे इंस्ट्रक्शन का जो एक कॉम्बिनेशन वाला जो नाम है वही आपका क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है।
व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो उसमें एमएस पेंट सॉफ्टवेयर है, एडोब पेजमेकर, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, एडोब एक्रोबैट, इस तरीके से कुरल ड्रो, ऐसे कई आपके सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं, कोई टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर दिए गए नोटपैड, पेंट, गेम, विंडोज, लिनक्स, इन सभी चीज को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। नंबर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं, और नंबर दो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि कई इंस्टीट्यूट में इसको तीन तरह का बताया जाता है। एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हालांकि मेरा मानना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बचवा सॉफ्टवेयर को ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सपोर्ट में जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चलाया जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है हम लोग कोई चिप में प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। जैसे आप मोबाइल कभी कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, मोबाइल का लॉक खुलवाने के लिए आप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे जाते हैं, तो मोबाइल का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर जिसको बायोस सॉफ्टवेयर कहते हैं। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बैक में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बायोस कहते हैं, और वो बायोस राइट किए जाते हैं चिप में, और इस सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सीधी बात समझे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों का गेम खेलने वाला जो सॉफ्टवेयर आता है, आप देखिएगा एक कीमत है बच्चों का गेम मोबाइल चलाने वाला, उसमें बटन दबाता है तो गाना बजता है, तो ऐसे कुछ गाने उसमें अपलोड किए जाते हैं, वो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। वही बात होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में लोग जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो है ऑपरेट करने के लिए होता है। इस सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए इसका प्रयोग करेंगे सॉफ्टवेयर का। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ऑफ यूजर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे आप छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप रन कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल के तौर पे एमएस विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे मोबाइल आप चला रहे हैं तो मोबाइल में एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किटकैट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। मोटरोला एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होते हैं। वो क्या होते हैं, एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद एक आपको स्क्रीन आता है जिसपे आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एमएस पेंट प्रोग्राम खोलिए तो पेंट में ड्राइंग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसका एक स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक एप्लीकेशन में किसी खास प्रकार का ही काम कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप पे फोटो बना सकते हैं, टैली में आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो एक टाइप का जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एक फिक्स टाइप का ही टास्क कंप्लीट कराने का कार्य करता है। उसमें आप देखेंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सारे इंस्ट्रक्शनों का एक सेट होता है जो फिक्स टाइप के टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। इट इज यूजफुल फॉर क्रिएट अ फाइल, जिसका प्रयोग हम फाइल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरीके से कई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है हार्डवेयर का वर्गीकरण। और हार्डवेयर का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस होते हैं। बेसिकली आपको पता चला कि कंप्यूटर 3 स्टेप पे काम करता है, और वो कौन कौन से होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इनपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनपुट में आएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, OCR, बारकोड स्कैनर, ट्रैक पॉड, etc। इनपुट डिवाइस में जैसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। बेसिकली कंप्यूटर में अगर कोई अन्य डिवाइस ना हो इनपुट के रूप में, लेकिन अगर कॉमन डिवाइस हो हमारे सामने केवल कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड हो तो हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तो कीबोर्ड क्या है, एक कॉमन इनपुट डिवाइस है।
माउस क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटर की मदद से हम कंप्यूटर को रन कर पाते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम खेलने वाला डिवाइस, जिससे आप गेम, या आजकल ड्रोन उड़ाने के लिए एक छोटा सा डिवाइस आता है जिससे ड्रोन को कंट्रोल किए जाते हैं, वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इस तरीके से माइक्रोफोन, जिससे हम अभी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आजकल आप हम लोग क्या कहते हैं ना कि ओएमआर फिल कर लेते हैं, रंग लेते हैं, और रंगने के बाद जिस डिवाइस से उसका मार्क रीडिंग होता है वो क्या होता है? ओसीआर होता है। इस तरीके से बारकोड स्कैनर, आजकल हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बारकोड गन की मदद से आपके वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग और वो सारी डीलिंग्स वगैरह की जाती है। तो बारकोड स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सब मेन आपका जो कंपोनेंट होता है वो होता है सीपीयू, जिससे कंप्यूटर सोचता है। अब इसमें हम बात करते हैं सीपीयू जो होता है वो 3 यूनिट में काम करता है। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है एमयू और तीसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बाद देखिए एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, इसके बाद देखिए सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। यानी सीपीयू जो होता है वो 3 सेक्शन से काम करता है। हम लोग का दिमाग जो होता है ना वो 3 यूनिट में काम करता है। जैसे हम अगर क्वेश्चन पूछते कंप्यूटर से आंकिक और तार्किक संबंधित, तो वो जिस सेक्शन से वो रिजल्ट देता है उस यूनिट को एएलयू कहते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा 4 + 6 कितना होता है, तो कंप्यूटर सोचेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, ये आंकिक प्रश्न है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, तो 4 के बाद क्या होगा, तो ये तार्किक प्रश्न हो गया। तो ऐसे आंकिक और तार्किक प्रश्नों का जवाब जिस यूनिट से आता है उस यूनिट को क्या कहते हैं? एएलयू कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है मेमोरी यूनिट, जहां हम किसी डेटा को स्टोर करा पाते हैं दिमाग के जिस हिस्से में, यानी सीपीयू के जिस हिस्से में डेटा हम सेव करते हैं, उस सेव किए गए यानी सेव किए हुए हिस्सा जो है, जो यूनिट है, उस यूनिट को हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट। और दिमाग के जिस हिस्से से आपके शरीर के हर एक पार्ट्स को कंट्रोल कर पाते हैं उस यूनिट को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, जिसमें कंप्यूटर में लगे हुए मॉनिटर या कंप्यूटर में लगे हुए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इन सभी को कंट्रोल कर पाता है, उस यूनिट को सीयू कहते हैं। अब बेसिकली हम मेमोरी यूनिट की बात करेंगे। मेमोरी यूनिट 2 तरह का होता है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। जब हम कंप्यूटर में पहली बार किसी डेटा को इनपुट करते हैं तो वो डाटा कहाँ जाके स्टोर होता है? वो होता है प्राइमरी मेमोरी। जब आप उस फाइल को सेव कर देते हैं तो सेव करने के बाद कहाँ जाएगा? तो सेकेंडरी मेमोरी। अब सवाल पूछे जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं? एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, भूलने वाला मेमोरी। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करने के क्रम में जब आप कुछ टाइप करेंगे तो टाइप किए हुआ डाटा या कुछ ड्राइंग बना रहे हैं बिना सेव किए, वो सारे के सारे डेटा कहाँ जाके स्टोर होते हैं? रैम के अंदर। और ये तब तक वो डेटा रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन होता है। अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, आपकी फाइल नहीं सेव हो पाई, तो फिर वो डेटा आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेटा को भूल जाता है। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, अर्धचालक मेमोरी होता है। दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें रखे हुए डेटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसे रीराइट नहीं कर सकते हैं या उसे डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के ब्रांड का नाम दिखाता है, जैसे लेनोवो है तो लेनोवो लिखेगा, अगर एचपी का है तो एचपी लिखेगा। जैसे आप जो कंप्यूटर या मोबाइल ऑन करते हैं, बहुत पहले मोबाइल ऑन करते थे नोकिया वाला, तो नोकिया का मोबाइल जैसे स्विच ऑन करिएगा तो नोकिया लिखेगा और हाथ मिलाते हुए वीडियो आता है। वो किसकी वजह से आता है? रोम के अंदर रखे हुए डेटा की वजह से आता है। तो रोम में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो भी डाटा डाल दिया जाए वो डाटा परमानेंटली डिस्प्ले करता है। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये किस मेमोरी का हिस्सा है? तो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में 2 तरह के मेमोरी होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क वह डिस्क जिसमें मैग्नेट का प्रयोग किया गया, आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है, वैसे डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क कहेंगे। बहुत पहले जब फोनोग्राम था, फोनोग्राम आपने शायद देखे होंगे मूवी वगैरह में, फोनोग्राम में बहुत बड़ा कैसेट, ऐसे सीडी का कैसेट आता था,
उसमें 9 ट्रैक होते थे और वो एक ब्लैक कलर का कैसेट होता था जिसमें केवल साउंड म्यूजिक को रिकॉर्ड करके बार बार उसे सुना जाता था। तो वो एक मैग्नेटिक डिस्क था। अब उसके बाद आया टेप कैसेट। टेप कैसेट आपने देखा होगा, रील वाला कैसेट। तो रील वाला कैसेट में प्लास्टिक की रील होती थी जिसपे ब्लैक कलर की परत, उसको आयरन ऑक्साइड की परत कहते थे, उसमें वॉइस को रिकॉर्ड करते थे। समस्या ये थी कि वो वॉइस सिर्फ सिंगल परत, जहां परत लगी थी उसी तरफ को एक साइडेड रिकॉर्ड करता है। यही कारण था कि पहले के लोग, आपने देखा होगा, ये कैसेट को पलट पलट के बजाते थे या रील भगाते थे और तब गाना वगैरह बजाते थे। तो वो एक मैग्नेटिक डिस्क का हिस्सा था। आजकल मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क आते हैं। हार्ड डिस्क में भी चुंबक होता है और एक डिस्क होता है, वो मैग्नेट की वजह से डेटा को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर कर पाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक डिस्क में हम आएंगे हार्ड डिस्क के बारे में। इसके बाद इसी में आया फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सीडी की तरह होता है, एक छोटा सा सीडी होता है और उसमें मैग्नेट होता है जिससे वो डेटा को स्टोर कर पाता है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है 1.4 MB तक होता है। बेसिकली छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे माइनर सॉफ्टवेयर को अपलोड करने के लिए, माइनर सॉफ्टवेयर कहीं शेयर करने के लिए होता है, तो हम लोग फ्लॉपी का यूज करते हैं। इस तरीके से अगला पॉइंट है ऑप्टिकल डिस्क। कांच या फाइबर का बने हुए डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क कहेंगे। डिस्क का मतलब है राउंड वाला प्लेट को डिस्क कहते हैं। अब जैसे घर में राउंड प्लेट है उसको भी आप डिस्क कहते हैं। इसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क में आता है सीडी और दूसरा होता है डीवीडी। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में हम 700 MB तक डेटा को स्टोर कर पाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड हुआ तो हम लोगों ने डीवीडी का लॉन्च कर दिया। डीवीडी हमने सर्च कर लिया। डीवीडी में 4.73 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये कह सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस में मतलब जहां से डेटा बाहर आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उसको आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट में सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें वीडियो क्वालिटी हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब इस यूनिट के साथ अगर मॉनिटर है तो पिक्चर एकदम एक्सीलेंट क्वालिटी का डिस्प्ले करेगा। बहुत पहले आपने नोटिस किया होगा, बहुत पहले कि आपके सामने हम लोग जब पहले टीवी चलाते थे तो रील भागता था, झिंझलाता था, एंटीना हम लोग ऊपर जाके सेट करते थे। तो उस समय की जो सादी टीवी थी उसमें ये वीडियो क्वालिटी नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि अगर हम लोग टीवी घर में सीडी चलाते थे तो सीडी अपने घर में चलाएंगे तो पड़ोसी के यहाँ पकड़ लेता था, अगर पड़ोसी यहाँ चल रहा है तो अपने यहाँ पकड़ लेता था। तो रीजन ये था उस वक्त वीडियो क्वालिटी का टीवी नहीं आता था। आज के समय की जो टीवी है, हम लोग LCD LED वगैरह एंड्रॉयड टीवी वगैरह परचेस कर रहे हैं, उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। आप सीधे सेटअप बॉक्स से लाइए और आप तीनों पॉइंट उसमें अटैच कर दिए, अब इसका कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। रील भागने वाली समस्या खत्म, झिंझलाने वाली समस्या खत्म और एक जगह का डेटा दूसरी जगह पकड़ने वाले भी डेटा खत्म। तो वही होता है मॉनिटर। हम लोग कंप्यूटर में कहाँ कभी देखे कि झिंझलाता है, रील भागता है ना, फ्लैकरिंग करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए वीडियो क्वालिटी का मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस के रूप में आएगा। वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ध्यान रखिए। इसके बाद क्या, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, अभी चर्चा की। प्लॉटर क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंटिंग, होर्डिंग प्रिंटिंग के लिए हम प्लॉटर मशीन का प्रयोग करते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चलने वाला, ये तो कुछ फुल फॉर्म में, आप इसे पॉइंट टू पॉइंट आप इसको याद कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट करके आप इसे देख सकते हैं। हालांकि फुल फॉर्म का मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा या आई बटन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, आप उसे देख सकते हो वहां से। अब आगे बात करते हैं कि लैंग्वेजेस के बारे में। जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें कार्य करने के लिए कुछ लैंग्वेज डाले गए, यानी भाषाएं, कि वो कैसे काम करे, कौन से लैंग्वेज पे काम करे, उन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं। ये लैंग्वेज क्या है? द कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स। कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किस लिए होता है? प्रोग्राम को राइट करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या कुछ किसी तरह के कोई एप्लीकेशंस बनाना होता है तो उसके लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। अब लैंग्वेज कौन कौन से हो सकते हैं? सो देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज। वन इज दैट असेंबली लैंग्वेज, एक होगा असेंबली लैंग्वेज, दूसरा होता है मशीनी लैंग्वेज और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये 3 तरह के ही लैंग्वेज होते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में, थोड़े बहुत लैंग्वेज के बारे में कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मशीनी लैंग्वेज और मशीन कोड कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड्स। इट इज डायरेक्टली
अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीनी लैंग्वेज क्या होता है? ये एक बाइनरी कोड होता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? तो मशीनी भाषा को समझता है। और मशीनी भाषा में कौन से कोड होते हैं? बाइनरी कोड होते हैं। मतलब वह कोड जो 0 और 1 से मिलकर बनी हुई संख्या से संबंधित होता है उसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि जब हम 2 प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में 1 0 हो जाता है, मतलब उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो वो 10 हो जाते हैं। ये उसी भाषा को ही समझ पाता है और इट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, और कंप्यूटर इसी भाषा को डायरेक्ट समझ पाता है। इसके बाद मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बोथ आर हार्डवेयर स्पेसिफिक। ये दोनों लैंग्वेज जो किससे संबंधित है? हार्डवेयर के कंट्रोलिंग से संबंधित है। जैसे मदरबोर्ड में कोई प्रोग्रामिंग राइट होता है तो वो कैसे, कौन से लैंग्वेज की मदद से होगा? तो मशीनी लैंग्वेज की मदद से होगा या फिर असेंबली लैंग्वेज की मदद से होगा। आफ्टर इसके बाद बात करते हैं ए हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ए हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट यूज्ड विद इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल। इसका प्रयोग अंग्रेजी और मैथमेटिकल सिंबल्स का प्रयोग करके इंस्ट्रक्शंस राइट करने के लिए होता है। अब सामान्य तौर पे जैसे पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की मदद से हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। जैसे आपको अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप चाहें तो विजुअल बेसिक की मदद से एक अपना स्पेसिफिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कई ऐसे प्रोग्राम को राइट करने में मदद करता है। जैसे PHP क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना। इस तरीके से रूबी भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि रूबी किस प्रकार का लैंग्वेज है या इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स है उसे आप जरूर ध्यान रखें। अब आफ्टर बात करते हैं कंपाइलर से संबंधित टॉपिक क्या है। बेसिकली जब आप लैंग्वेज सीखेंगे तो लैंग्वेज में कंपाइलर होता है और दूसरा होता है असेंबलर। ये दोनों का काम क्या होता है? कंपाइलर इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ये कंपाइलर काम करता है हाई लेवल के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने सोचा कि PHP की मदद से मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूं या विजुअल बेसिक की मदद से मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूं, तो मैंने विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसमें कुछ कोडिंग टाइप किया। अब ये कोडिंग को जब रन कराते हैं तो रन कराने के क्रम में जो रन होता है, जो उसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्टिंग का जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। इट्स स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम, यानी वो उसको स्कैन करता है जो आपने कोडिंग दिया, उस प्रोग्राम को स्कैनिंग करने का काम करता है कंपाइलर। दूसरा इसके बाद महत्वपूर्ण है सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावास्क्रिप्ट एंड ये सब जो है कंपाइलर्स का प्रयोग करते हैं। इसकी मदद से हम उसके लाइन बाय लाइन जो भी आपने कोडिंग दिया उसको स्कैनिंग करने का काम करते हैं। अगर कोई एरर आता है तो एरर को डिस्प्ले करता है। ये होते हैं कंपाइलर। आफ्टर इसके बाद देखते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर यानी ये जो होता है इट्स ऑल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ये भी इंटरप्रेटर क्या करता है कि हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी लेवल के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। It interprets the program check the line by line, यानी इसमें अगर प्रोग्रामिंग में यदि आप कोई कोड टाइप किए तो प्रत्येक लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है और अगर कहीं एरर आता है तो उस एरर को वहीं पे फाउंड करके डिस्प्ले करता है। इंटरप्रेटर ट्रैक्स लेस अमाउंट द टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। इंटरप्रेटर कम समय में सोर्स कोड यानी जो भी आपने कोडिंग प्रोग्रामिंग बनाने के लिए किया उसको कम टाइमिंग में उसको स्कैन कर पाता है और स्कैन करने के बाद उसको डिस्प्ले कराता है कहाँ एरर है या फिर सही है तो वो बाहर रन करके डिस्प्ले कराएगा कि उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। अब इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे कि पाइथन किसकी मदद से प्रोग्राम रन करता है तो इंटरप्रेटर की मदद से। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये भी इंटरप्रेटर्स का यूज करता है। इस तरीके से अगला पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा इज अ क्वाइट सिमिलर टू कंपाइलर। ये थोड़ा सा समान होता है, कंपाइलर की तरह होता है। इट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट्स होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है असेंबली लैंग्वेज ही होता है। दूसरा कहा जाए कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है, कौन सा ऐसा टास्क होता है
जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन चेक करते हुए, तो वो हो जाता है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान रखें। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास के सेशन में। धन्यवाद।